बात करेंगे किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। ये है हमारे पास में राइबोसोम। राइबोसोम क्लियर है? राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज, इसको पैलेडे पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पैलेडे पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। और आगे देखिएगा, इसको ऑल्सो नोन एज आरएनपी पार्टिकल, क्या कहा जाता है? आरएनपी पार्टिकल भी कहा जाता है। व्हाट इज आरएनपी पार्टिकल? आरएनपी पार्टिकल क्या होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। क्या होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के बारे में भी, वो सॉरी, इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो राइबोसोम है, मैंने कहा क्या होता है? पैलेडे पार्टिकल क्यों कहा जाता है? पहले एक बात ये बताइएगा, पैलेडे पार्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? पैलेडे थे। क्लियर है? अब देखिएगा, जो राइबोसोम है, ध्यान से सुनिएगा, राइबोसोम जो है हमारे पास में, राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मतलब मेम्ब्रेन इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। क्लियर है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और ऑल्सो नोन एज, इसको एक चीज और कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। बना कहाँ होता है? इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। कहाँ होता है? बनता कहाँ है? सिंथेसाइज इन, मैं आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस। कहाँ सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। क्लियर है? न्यूक्लियोलस को हमने राइबोसोमल फैक्ट्री कहा था। इतनी बातें क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, मैंने कहा यहाँ पे जो हमारे पास में यहाँ पे जो राइबोसोम है, ये बातें हो गई। अब मैंने कहा कि नॉन मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही नहीं, तो किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट, ऑल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट एंड ऑल्सो इन द यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, यूकैरियोट में भी पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? चलिएगा, अब देखिए बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। इनकी बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोम पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता है। कौन से वाला? 70S टाइप वाला। कौन से वाला? 70S टाइप वाला। यूकैरियोट में पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता है। कौन से वाला? एक 70S वाला और एक 80S वाला। क्लियर है? बोलिएगा, कोई डाउट? ये जो 80S वाला है, ये कहाँ था? ये हमारे पास में एक तो साइटोप्लाज्म में था, मैंने आपको पहले भी बताया। कहाँ था? एक तो साइटोप्लाज्म में था और एक हमारे पास में ER के साथ में था। कहाँ था? ER के साथ में। और एक हमारे पास में जो 70S है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एक हमारे पास में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। इतनी बातें क्लियर है? तो मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ से देखने की, अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें दिखाई दे रही। जो राइबोसोम है इज ऑफ टू टाइप्स। राइबोसोम कितने टाइप का है यहाँ से देखने की बात करें? 70S और 80S, 70S और 80S दो टाइप का दिख रहा है। तो राइबोसोम इज ऑफ टू टाइप्स। देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे राइबोसोम की, देखिएगा ये मेरे पास राइबोसोम, ये राइबोसोम है। राइबोसोम मेरे पास में कितने टाइप का है? दो टाइप का है। एक मेरे पास में 70S टाइप है और एक मेरे पास में 80S टाइप है। एक 70S टाइप है और 80S टाइप। सबसे पहले पूछता है कि S स्टैंड्स फॉर, S किसके लिए आता है? यहाँ पे S को कहा जाता है बेटा सेवर्डबर्ग यूनिट। क्या कहा जाता है? सेवर्डबर्ग यूनिट कहा जाता है। दूसरा नाम, एक बात और कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। किसके नाम से जाना जाता है? कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर है? S फॉर सेवर्डबर्ग यूनिट और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन के नाम से भी किसको जाना जाता है? S को जाना जाता है। क्लियर है? आई बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो S स्टैंड्स फॉर, उसका आंसर है, अब देखिएगा, जो एक 70S और 80S है, 70S है और 80S है,
दो चीजों से मिलकर बना होता है, मतलब दो सब यूनिट होती है। 70s पे भी दो सब यूनिट है और 80s में भी दो सब यूनिट है। ध्यान से देखिएगा, जो 70s है, 70s में दो सब यूनिट है। पहली वाली सब यूनिट ये लार्ज सब यूनिट, दूसरे वाली सब यूनिट ये स्मॉल सब यूनिट। क्लियर है? आएगा समझ? लार्ज सब यूनिट जो होती है इसके अंदर ये होती है 50s सब यूनिट। कौन सी सब यूनिट? 50s सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जो होती है इसके अंदर 30s सब यूनिट। कौन सी सब यूनिट? 30s सब यूनिट। 50s और 30s दो सब यूनिट होती है किसके वाले की? यहाँ पे होती है हमारे पास में 70s वाले की। क्लियर है? और अगर मैं बात करूँ 80s वाले की, किसकी बात करें? 80s वाले की, इसमें इसमें हमारे पास में जो दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्जर सब यूनिट होती है 60s, और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है हमारे पास में, स्मॉलर सब यूनिट होती है 40s। क्लियर है यहाँ तक? मतलब क्या है कि 70s बना होता है दो सब यूनिट से, 80s भी बना हुआ होता है दो सब यूनिट से। क्लियर है? 70s यहाँ पे हमारे पास में 50s सब यूनिट से है और 30s सब यूनिट से बना है। ये जो हमारे पास में 80s है 60s से बना है और 40s से बना है। इतनी बातें क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कहता है ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है एक प्रकार से आरएनपी पार्टिकल है। मैंने आपसे कहा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। राइबो, राइबो मतलब राइबोसोम है, न्यूक्लियो मतलब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। क्लियर है? प्रोटीन मतलब प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबो न्यूक्लियो की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियो वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर लेते हैं। राइबो न्यूक्लियो, राइबो कहा जाता है, राइबोसोम नाम है। क्लियर? न्यूक्लियो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? और प्रोटीन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस तो करता है भाई, ये बात तो सीधी सी है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सा इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे जो राइबोसोम में पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। क्लियर है? कौन सा आरएनए पाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। कौन कौन सा? देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहले 60s की बात कर लेते हैं। 60s में जो राइबोसोम पाया जाता है, 60s में जो राइबोसोम पाया जाता है, कौन कौन सा पाया जाता है? एक पाया जाता है 5SR आरएनए। क्या पाया जाता है? 5SR आरएनए पाया जाता है। दूसरा 5.8SR आरएनए पाया जाता है। क्लियर है? तीसरे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 28SR आरएनए पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर है? 60s में हो गई। 50s की बात कर लेते हैं। 50s 60s से छोटी है तो यहाँ पे क्या होता है कि कम मिलेंगे। छोटी है तो कम मिलेंगे, नॉर्मली हम याद रखने के लिए बात कर रहे हैं। कम मिलेंगे तो कौन सा? एक तो 5S पाया जाता है, 5SR आरएनए पाया जाता है। क्लियर है? और दूसरे वाला 23, कौन सा? 23SR आरएनए पाया जाता है। 5.8 नहीं पाया जाता और 28 की जगह पे, क्योंकि ये बड़ी थी इसमें 28 था, ये छोटी है तो इसमें थोड़ा सा कम 23SR आरएनए पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर है? आगे देखिए 40s पे आ जाते हैं। 40s में कौन सा पाया जाता है? यहाँ पे 40s में ये 18 है, इससे 10 कम कर दो 18, ये 28 है, इससे 10 कम कर दो 18SR आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 18SR आरएनए पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास में कौन सा पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है 16SR आरएनए पाया जाता है। कौन सा? 16SR आरएनए पाया जाता है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं बात करूं 70s में भी आर आरएनए पाए जा रहे हैं, 80s में भी आर आरएनए पाए जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा 70s में कितने टाइप के आर आरएनए पाए जाते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के आर आरएनए पाए जाते हैं। क्लियर है? इसमें क्वेश्चन आएगा कितने टाइप के होते हैं? इसमें 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के आर आरएनए पाए जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं है? एक में 3 टाइप के आर आरएनए, 1 2 3, इसमें 4 टाइप के, 1 2 और 3। क्लियर है? सॉरी 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आ जाइए, ध्यान से सुनिए। जो 23SR आरएनए है, क्या है? 23SR आरएनए है, ऑल्सो एक्ट एज एन एंजाइम। एक एंजाइम की तरह, एक एंजाइम की तरह भी रिएक्ट करता है। वो जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है राइबोजाइम। क्या नाम है? राइबोजाइम। और ये एक प्रकार से कहाँ काम आता है? हमारे पास ट्रांसलेशन के अंदर। कहाँ? ट्रांसलेशन के अंदर काम आएगा। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक प्रकार से क्या करता है? पेप्टाइड को कट करेगा। जब ट्रांसलेशन चलेगी, एक आरएनए टीआरएनए से पेप्टाइड को कट करता है और दूसरे टीआरएनए के ऊपर जाके इसको ऐड करा देता है। मतलब एक टीआरएनए होगा हमारे पास में, इसके पास यहाँ पे एक अमीनो एसिड इसको कट करेगा, दूसरे वाले पे ऐड कर देगा, 2 की चेन बन गई। 2 को कट करेगा, तीसरे वाले पे ऐड कर देगा, 3 की चेन बन गई। इस प्रकार अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बनवाता है। क्लियर है? एक अमीनो एसिड की लंबी चेन बन जाती है
छोटी जो चेन है उसको पेप्टाइड कहते हैं, और एक लंबी अगर पेप्टाइड बन जाती है तो उसको प्रोटीन कहते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने एक बात भी पढ़ी होगी बायोमोलिक्यूल नाम के एक चैप्टर के अंदर, बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर आता है, वहां पे एक बात आती है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। है बस में, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन सही है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है राइबोजाइम। राइबोजाइम इज ए न्यूक्लिक एसिड बट एक्ट एज एन एंजाइम। किसकी तरह काम करता है? एंजाइम की तरह काम करता है। क्लियर है? अब पेपर में एक क्वेश्चन और आएगा, पेपर में एक क्वेश्चन और आएगा, क्या कहेगा कि हमारे पास जो राइबोजाइम है, राइबोजाइम कहाँ प्रेजेंट है? क्लियर है? तो आपको याद रखना है 50s सब यूनिट कहाँ प्रेजेंट है? 50s सब यूनिट में प्रेजेंट है ऑफ किसकी? 70s राइबोसोम की। किसकी? 70s राइबोसोम की। राइबोजाइम इज प्रेजेंट इन, राइबोजाइम इज प्रेजेंट इन 50s सब यूनिट ऑफ 50s सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम। 50s सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम की 50s सब यूनिट के अंदर क्या प्रेजेंट है? राइबोजाइम प्रेजेंट है। क्लियर है? जो काम करता है किसका? एंजाइम का काम करता है। क्लियर है? इसी के कारण आरएनए इज अनस्टेबल। आरएनए क्या है? अनस्टेबल है। क्लियर है मेरी बात? डीएनए इज स्टेबल। कोई डाउट यहां तक? चलिएगा आगे हम बात करेंगे। ये हमारे पास में जो राइबोसोम था, राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में सारी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइबोसोम की सारी जो बातें हैं हमने यहाँ पे क्या कर दी है, एक प्रकार से एक्सप्लेन कर दी है पूरी की पूरी बातें। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे बात करना स्टार्ट करूँ, देखिएगा पीछे आ जाओ। ये था राइबोसोम। राइबोसोम पे यहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी। राइबोसोम मेरे पास में पैलेडे पार्टिकल था। क्लियर है? आगे देखिएगा, यहाँ तक की बातें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट लगता है तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? आई बात समझ में? यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दोबारा से एक प्रकार से वीडियो को दोबारा से पॉज करके वापस से देखना, सारी बातें समझ आएंगी। क्लियर है? आई बात समझ में? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा आगे देखिएगा। हमारे पास मैंने आपको कौन कौन सी ऑर्गेनली, मैंने कहा था हमने सारी की सारी ऑर्गेनली पढ़ ली एक प्रकार से, जो भी इंपॉर्टेंट थी, है ना, जो भी यहाँ पे चल रही थी मेनली जो ऑर्गेनली है वो हो गई है। यहाँ पे हमारे पास में अब जो आता है, अब हमारे पास में दो चीजें आती है, एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक आता है हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हमारे पास में एक आता है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है हमारे पास में क्या, एक प्रकार से हमारे पास में दूसरा आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? उसके बाद सेंट्रियोल के बारे में पढ़ लेंगे, साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ लेंगे, सिलिया फ्लैजेला के बारे में, और उसके जो डायग्राम है लास्ट में जो 9+2 अरेंजमेंट दिखा रखी है उसको पढ़ के माइक्रो बॉडीज और इनको पकड़ के खत्म करते हैं। लास्ट में हमारे पास में क्या रहेगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस रहेंगे, जो लास्ट में एक स्लाइड में हम लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिएगा आगे देखिए बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट में अगर बात करूं तो हमारे पास में बात आ रही है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? देखिए मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें, सारी की सारी बातें मैंने बता दी है। उसमें सारा का सारा जो कंटेंट है हमारा पूरा का पूरा जो कंटेंट है एक प्रकार से एनसीईआरटी प्लस में सारी चीजें जो एक्स्ट्रा है वो भी लेके चल रहा है। क्लियर है? तो वहां से आपको पूरी की पूरी तरह से रिवाइज करना है। क्लियर है? क्वेश्चन लगा के देखने हैं। आगे देखिए हमारे पास में नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनली है उसके ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में ऑर्गेनली है उसके ऊपर मूव करते हैं। नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से देखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, एक प्रकार से इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। इसकी डिस्कवरी की अगर मैं बात करता हूं तो वो बताई थी किसने? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। क्लियर है? और जो टर्म है, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, जो टर्म है वो टर्म हमें दी थी किसने? सी बेंडा ने। किसने दी? कार्ल बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। क्लियर है? अब देखिएगा हमारे पास में 2-3 साइंटिस्ट और आए। एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम है हमारे पास में, जिन्होंने टर्म दी हमारे पास में, टर्म दी बायोप्लास्ट। क्या टर्म दी? बायोप्लास्ट नाम की टर्म दी। माइटोकॉन्ड्रिया को कौन सी टर्म दी? बायोप्लास्ट नाम की टर्म दी। वो हमारे पास में साइंटिस्ट आए अल्टमैन। क्या नाम था? अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट थे। क्लियर है? और एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको फाइला कहा था। किसको क्या कहा था? टर्म फाइला। फाइला, एक मिनट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या टर्म दी? एक टर्म दी फाइला, जो
क्या था, उस फाइला का नाम क्या था, फाइला जो इन्होंने टर्म दी, उस वो टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एफ मेविस थे। कौन थे, एफ मेविस थे। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट है यहाँ तक? फ्लेमिंग थे, एक प्रकार से फ्लेमिंग मेविस थे। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिएगा। ये था हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, स्टार्टिंग में डिस्कवरी के बारे में। क्लियर है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे पास में एक प्रकार से डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। कैसी ऑर्गेनली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। अगर मैं कहता हूं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड अगर मैं बात करूं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड अगर हो तो उसे कहा जाता है ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास सिर्फ क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसे कहा जाता है माइटोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, माइटोप्लास्ट कहा जाता है। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन हो, क्या हो, बाहर की जो कवरिंग है वो एक ही है, उसको कहा जाता है माइटोप्लास्ट। इतनी बातें क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा आगे, ये किसका है, बैक्टीरियल ओरिजिन है, बैक्टीरियल ओरिजिन का है। मतलब क्या है, एक प्रकार से कहा जाता है जो हमारे पास में बैक्टीरिया थे, जो एक प्रकार से एक बैक्टीरिया था, जो एनारोबिक बैक्टीरिया, वो एरोबिक बैक्टीरिया था, वो क्या कर लिया था, यूकैरियोटिक सेल ने क्या कर लिया था, इनगल्फ कर लिया था। इसको पढ़ा जाता है एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के अंदर। किसके अंदर, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के अंदर। मतलब इसके अंदर जो करेक्टर है एक प्रकार से, वो सारे के सारे किसके वाले हैं, बैक्टीरिया वाले हैं। नॉर्मली जो बैक्टीरिया वाले करेक्टर हैं इसके अंदर मिलते जुलते हैं। कौन कौन से हैं वो मैं बताऊंगा आपको डायग्राम बनाते टाइम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम डायग्राम पे मूव करते हैं। किस पे मूव करते हैं, डायग्राम पे मूव कर लेते हैं। ये हमारे पास में डायग्राम है, ध्यान से सुनिए, डायग्राम पे मूव कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर वाली लेयर है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, बोलिए। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें बाहर वाला ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है मेरे पास में। और ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ये आउटर लेयर है। कौन सी लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये मेरे पास में कुछ इस प्रकार की मेम्ब्रेन है, इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन। अंदर से क्या हो रखी है, इनफोल्ड हो रखी है। इसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, इनर मेम्ब्रेन। ये मेरे पास में इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर है, ये मेरे पास में क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो मेरे पास में है ये इनर मेम्ब्रेन है। इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट? ये मेरे पास में जो स्पेस नजर आ रहा है आपको, इसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल दो, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल दो, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल दो, या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल दो। क्लियर है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल दो या इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल दो। ये जो बीच में दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए जो पूरा बोर्ड है मेरे पास में क्या है, पूरे बोर्ड की अगर मैं बात करूं, मेरे पास में एक प्रकार से सेल है और सेल के बाहर यहाँ पे मेरे पास में भरा हुआ है क्या, साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। बट इसके अंदर का जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को कहा जाता है क्या, मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। जो लिक्विड है मेरे पास में इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? चलेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इसके अंदर हमारे पास में एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। क्लियर है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड में भी होता है। क्लियर है, जो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, एक बात ही है। क्लियर है, और इसके साथ में यहाँ पे हमारे पास में, इसके साथ में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास में एक ऐसी ऑर्गेनेल पाई जाती है जो कि प्रोकैरियोट में पाई जाती है, राइबोसोम। कौन से वाला, 70S राइबोसोम। कौन से वाला राइबोसोम, 70S राइबोसोम। अब ये डीएनए तो इसके पास है ही, राइबोसोम भी इसके पास है, दोनों साथ में मिलकर, राइबोसोम और डीएनए दोनों साथ में मिलकर क्या बना लेते हैं, सब प्रोटीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कुछ प्रोटीन अपने बना लेते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेमी, क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस
ऑर्गेनेली भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहा जाता है इसको। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिएगा आगे देखिए, हमारे पास में ये मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास में ये जो निकला हुआ है ये पोर्शन है, इसको कहा जाता है क्रिस्टई। क्या कहा जाता है? क्रिस्टई। क्लियर है? ये जो क्रिस्टई है इसको मैं बाहर बना के दिखा रहा हूँ। जो क्रिस्टई ये मान लेता है मैंने यहाँ पे बना दिया, ये हमारे पास में क्रिस्टई। क्लियर है? क्रिस्टा, क्रिस्टा है, क्रिस्टई प्लूरल होता है, ये क्रिस्टा है। अब इसके ऊपर, क्रिस्टई के ऊपर, इसके ऊपर देखिएगा हमारे पास में यहाँ पे इस प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट है, इस प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसे पार्टिकल इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? ये नीचे वाला पार्टिकल है, ये एफ नोट है, ऊपर वाला हमारे पास में F1 है। एफ नोट F1 पार्टिकल भी बोला जा सकता है। क्लियर है? और इन्हीं को मोरॉन पार्टिकल भी बोला जाता है, मोरॉन्स पार्टिकल। और इन्हीं को ऑक्सियोसोम भी कहा जाता है, ऑक्सियोसोम भी कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है? इनको फर्नोन्स पार्टिकल भी कहा जाता है, फर्नोन्स पार्टिकल भी कहा जाता है, मोरॉन्स पार्टिकल भी कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? अब देखिएगा, अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूँ, ये मेरे पास में एक पार्टिकल है, इसमें यहाँ पे ये मेरे पास में एफ नोट है, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला जो एफ नोट की तरह वो जीरो की तरह जो दिखता है वो F1 वाला पार्टिकल है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? कोई डाउट? ये वाला पार्ट मेरे पास में क्रिस्टई हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मैट्रिक्स हो गया, ये मेरे पास में 70s राइबोसोम हो गया। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। चलिएगा अब आगे देखिए, आगे देखिए जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? हमारे पास में क्रैब साइकिल चलती है। क्या चलती है? मैट्रिक्स के अंदर चलती है क्रैब साइकिल। आएगा समझ में? और ये जो क्रैब साइकिल के ऑल एंजाइम, सारे एंजाइम, ऑल एंजाइम इस क्रैब साइकिल के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन मैट्रिक्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रैब साइकिल के, किसके? क्रैब साइकिल के सारे एंजाइम यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है? मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। एक कौन सा हमारे पास में? एक जो एंजाइम है उसको छोड़ के, कौन सा है? सक्सिनिक, सक्सिनिक डी हाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है? सक्सिनिक डी हाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम है, जो कि क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व है, बट उसके जो एंजाइम है मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं है। इतनी बातें क्लियर है? अब ध्यान सुनिए, अगर ये यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है? जो सक्सिनिक डी हाइड्रोजिनेज है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो कहाँ प्रेजेंट है? ध्यान सुनिए, वहां तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये सक्सिनिक डी हाइड्रोजिनेज अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो कहाँ प्रेजेंट है? ये जो सक्सिनिक डी हाइड्रोजिनेज है यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है? इन, ये क्रिस्टई है, या इनर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, ये क्रिस्टई है, ये इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर है? क्रिस्टई ही पे कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। इतनी बातें क्लियर है? अब और क्या करता है? कहता है इसी को आपकी एनसीईआरटी कहती है कॉमन एंजाइम। क्या है ये? कॉमन एंजाइम। यहाँ नहीं, ये बात जाके कहती है कहाँ पे? रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, वहां पे जाके ये बात कहती है कॉमन एंजाइम फॉर, किसके लिए? क्रेब साइकिल, कॉमन एंजाइम फॉर क्रेब साइकिल एंड ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और किसके लिए कॉमन एंजाइम है? ये हमारे पास में ईटीसी के लिए। इतनी बातें क्लियर हैं? अब देखिएगा, मैंने बात कही 70s और इसके बारे में बात कर ली, ये सारी की सारी बातें हमने एक प्रकार से कंप्लीट कर ली। अब देखिएगा, एक बार कर लेते हैं इसको। यहाँ तक देखिएगा, ये हमारे पास में ये डायग्राम क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सारी की सारी बातें थी एक प्रकार से आनी चाहिए थी, वो सारी की सारी बातें मैंने बता दी हैं एक प्रकार से। यहाँ पे एक बात रहती है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो हमने स्किप कर दिया, जो एफ नोट F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल के अंदर यहाँ पे क्या होता है? एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एटीपीएज सिंथेज, एटीपी सिंथेज, एक मिनट, एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है? एटीपी बनाने में काम करता है, एटीपी फॉर्म करेगा। क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। यहाँ से ये जो हमारे पास में है, यहाँ से क्या है? H+ आयन निकलेंगे। क्या है? ये हमारे पास में ऐसे है, ये F नोट पार्टिकल, ये F1 पार्टिकल है। इसके अंदर से यहाँ से होते हुए क्या निकलेंगे? H+ आयन निकलेंगे। तो इसकी जो ऊपर वाला हेड है, इसकी कन्फर्मेशन में क्या होगा? चेंज होगा।
कन्फर्मेशन में चेंज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को कौन पकड़ लेगा, एडीपी आएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ आएगा और एटीपी बन के निकल जाएगा। क्लियर है? मतलब यहाँ से H प्लस आयन, यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास में ये पोर्शन है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, ये F1 पार्टिकल है, सॉरी F0 पार्टिकल है, ये हमारे पास में F1 पार्टिकल है। यहाँ से नीचे से ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से क्या आएगा, H प्लस आयन आएगा। क्या आएगा? H प्लस आयन आएगा। और यहाँ पे इसका ऊपर वाला पोर्शन है, इसके अंदर क्या होंगे, कन्फर्मेशन चेंज होंगे। जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज होंगे, यहाँ पे हमारे पास में जो एडीपी है वो क्या पकड़ के लेके आया होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पकड़ के लाया होता है। जैसे ही ये इसको क्या मिलती है, एनर्जी निकलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को ग्रैब कर जाते हैं, पकड़ लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनती है, एनर्जी बनती है। वो बात हम कहाँ पढ़ेंगे, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कैसे एनर्जी बनती है, वो सारी की सारी बातें हम रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा जो यहाँ पे हमारे पास में क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था। क्या था हमारे पास में, माइटोकॉन्ड्रिया था। वो सारी की सारी बातें माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। आई बात समझ में? सारी की सारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आने चाहिए थे, सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं एक प्रकार से। तो आपको क्या करना है, जाके जहाँ जहाँ तक यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ा है उसको एक प्रकार से एनसीईआरटी प्लस यहाँ से रिवाइज करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं अपना सेशन। कल हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट और आगे जो बची हुई ऑर्गेन भी है और चैप्टर को कंप्लीशन की तरफ लेके चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ओके, थैंक यू।